अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फराह हाशमी और आपको खुशामदीद करती हूँ फेस टू फेस में। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। अगर हम बात करें 14 अगस्त से पहले ही पाकिस्तान के लिए ये ग्रेट न्यूज़ आई है और वो ये है कि अब पाकिस्तान के बीच में मुआहिदा तय पा गया है। सऊदीया के साथ तो था ही था, अब तुर्किया भी शामिल हो चुका है इस डिफेंस मुआहिदे में और ये किसी ने नहीं सोचा था। अचानक से खबर आती है, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। आप तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और आज के शो में अब हम बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज के शो में हम बात करेंगे सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान के बीच में मुआहिदा तय पा चुका है। पाकिस्तान की मईशत इस मुआहिदे से बदलने वाली है और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने के बाद क्या पाकिस्तान जो है डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल खरीद पाएगा कि नहीं पाएगा। और साथ ही साथ मोहसिन नकवी के नए सूबे से मुतालिक बयान के बाद अब हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन वंस अगेन आज बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए, मगर मेहमानों के लिए वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी शहजाद हुसैन भट्ट साहब को। उसी के साथ हमें ज्वाइन की है आज एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब ने और इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। आप दोनों को, आप तीनों को जो है वंस अगेन वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहला सवाल एयर मार्शल साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मैं ये कहूँ कि एक मुल्क पे हमला मतलब तीनों मुल्क पे हमला, तो क्या कहना चाहेंगी? ये स्टेटमेंट कितनी पावरफुल है? पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, अब एक। फराह, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है और क्या कहते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, अब ये हकीकत बन चुकी हुई है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया देर इन अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और अगर आपको याद हो तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले साल सितंबर 2025 में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये कहा था कि इसमें उम्मीद है कि कुछ और मुल्क भी इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब तुर्किया भी इसमें अब ज्वाइन कर गया। तुर्किया, आपको सबको अंदाज़ा कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है विद इन द इस्लामिक कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हो गया है और बड़ी स्ट्रेंथन कर दी है इस पूरे, क्या कहते हैं, इस नेक्सस को, कि ये तीनों ममालिक जो हैं अब अगर एक पे हमला होता है तो वो दूसरे पे हमला कंसिडर किया जाता है। तो मुबारक हो सबको, जैसे आपने शुरू में कहा है कि ये एक बहुत अच्छी खबर है। आई थिंक ये रीजन के लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब होपफुली इससे पहले भी काफ़ी अलाइंसेस, आपको पता है, ये अभी रिसेंटली एक अलाइंस बनी, मैरीटाइम अलाइंस जो है, ठीक है। मैरीटाइम अलाइंस 14 मुल्कों के दरमियान है और उसका बेसिक फोकस जो है वो बैरी अपना जो क्या कहते हैं ब्लॉकेड्स हैं या जो अपना समुंदर में या जो स्ट्रेट्स के अंदर जो अपना बैरी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, वो उसके लिए ये अलाइंस बनी है। और इससे पहले भी एक, आपको पता है, इस्लामिक क्या मिलिट्री काउंटर टेररिज्म की भी एक अलाइंस बनी हुई है। अब वो उसके अंदर तकरीबन 43 कंट्रीज़ का अलाइंस है वो। अगर भारत खुदा न खास्ता या अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो टर्किया और सऊदीया हमारे शाना बिशाना खड़ा होगा। इसी तरह अगर टर्किया पर खुदा न खास्ता इसराइल या कोई भी मुल्क हमला करता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब इसके साथ खड़ा होगा। आप ज़रा मेरे नाजरीन को और हमें ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि इस मुआहिदे का क्या इम्पैक्ट है। जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह ही है या कुछ और है? ब्रिगेडियर साहब। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल दिस इज समथिंग वेरी लैंडमार्क है, हिस्टोरिक है। और ख़ास तौर पर जब मक्का का नाम लिया जाता है, इसकी आप देखें वैल्यू, देखें इसकी स्ट्रेंथ, देखें कि आप जो मक्का से ड्रा करेंगे और 3 ममालिक इसमें शामिल है और बेसिकली इन तीनों के आप पावर्स को देख लें। हम जब तुर्किया को देखते हैं तो तुर्किया आप देखें कि वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है तुर्किया का। और इसके अलावा जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री है, चाहे वो उनके जहाज़ जो बना रहे हैं या हम उनके साथ एक ट्रेनिंग जहाज़ भी डेवलप कर रहे हैं, और इसके अलावा उनका जो कान का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, फिर बेल्जियम शिप्स हम वहाँ से ले रहे हैं, उनसे वो वहाँ पे बन रहे हैं। और उसके अलावा उनके जो ड्रोन्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। तो पाकिस्तान का लिंक विद तुर्किया से 1919 से है, जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने उनके साथ खड़े रहे, वो तुर्किया वाले आज भी एक्नॉलेज करते हैं।
सो दैट इज वन क्रेडिबिलिटी। सऊदीज को आप देख लें, द टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कंट्री इन वेस्ट एशिया, जीसीसी के अंदर द लीडिंग कंट्री है, फाउंडिंग मेंबर है OIC का, और टॉप ऑयल एक्सपोर्टर की है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ भी उनकी है। फिर पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें, दैट इज फिनोमिनल है। और इसके अलावा पाकिस्तान की बैटल हार्डन मिलिट्री है। हमने अपना आप को साबित किया मार के हक में, बुनियादी मरसूस में, इससे पहले भी। सो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, फिर पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, मीडिएशन हमने करवाई। एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मुझे होप दिलाई है ब्रिगेडियर साहब ने कि आइंदा आने वाले दिनों में कतर, कुवैत और दीगर ममालिक भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुआहदे में, जो हम समझते थे कि ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, ये अब दीगर ममालिक की शमूलियत भी मुमकिन होती नज़र आ रही है। तो मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी निगाह में पाकिस्तान की पावर बजट में क्या फ़र्क आएगा और पाकिस्तान किस तरह इन तमाम कामों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है। एयर वाइस मार्शल साहब। अपना शहजाद बिल्कुल इस तरह है कि आपको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान और की जो मिलिट्री है वो आज की नहीं बल्कि बहुत अरसे से इसको दुनिया की बेहतरीन मिलिट्रीज़ में से शुमार किया जाता है। इसकी एक अपनी अभी जो रिसेंटली आपको मार्का हक में जो पाकिस्तान मिलिट्री की परफॉर्मेंस है वो सारी दुनिया ने देखी है और सारी दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हुई है। अच्छा, जहाँ तक हमारा बाकी ममालिक हैं उनका इस डिफेंस पैक्ट में ज्वाइन करने का है, आपको ये भी पता है कि अभी कुवैत के साथ अभी रिसेंटली उनके साथ भी डिफेंस माहिदे की बात चल रही है और ये अनकरीब हो जाएगी। इस ओवरऑल डिफेंस माहिदे में किस तरीके से ये लोग ज्वाइन करते हैं ये अभी आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हमारे माहिदे कुवैत के साथ भी चल रहे हैं, कतर के साथ भी क्या कहते हैं बातचीत हो रही है, सऊदी अरेबिया के साथ भी है। अब ये इसका अलायंस क्या इससे बड़ा बनाने की ज़रूरत है या अलायंस को इतना ही रखना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये वाहिद अलायंस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे अलायंसेस इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, वो मैरीटाइम से उसका ताल्लुक हो, काउंटर टेररिज्म से उसका ताल्लुक हो, OIC की अपनी एक क्या कहते हैं एक 58 मुल्क की क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बहुत फोकस्ड और बहुत फोकस्ड अलायंस है ये, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान अपनी जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी के साथ, टर्की अपनी कैपेबिलिटी के साथ, सऊदी अरेबिया अपनी कैपेबिलिटी के साथ, ये तीनों ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को मर्ज कर लिया। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये तीनों ही बहुत पावरफुल मिलिट्रीज़ हैं इस रीजन के अंदर, और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो ये सब के लिए रीजनल स्टेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन बाकी ममालिक जो कि कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या थ्रेट बनने की, उनको भी ये अंदाज़ा है कि ये इसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जो रीजन के अंदर इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस किस्म की जब अलायंस जब अपना क्या कहते हैं पावर शो करेगी तो बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त आपको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त ईरान और USA का जो सिलसिला चल रहा है, सब उम्मीद कर रहे हैं कि आजकल में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला पड़ा हुआ है अमेरिका को भी, दुनिया को भी, वो भी शायद अब हल हो जाएगा इंशाल्लाह अगले 24 घंटे 48 घंटे में। लग रहा है कि ये हल हो जाएगा, अनलेस क्या कहते हैं ये फिर आपको पता है कि ये ट्रंप का कोई पता नहीं होता, वो कब यू टर्न ले सकता है। और इसी तरीके से ईरान के ऊपर भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी इस वक्त इस दफ़ा इस चीज़ को सीरियसली और ज़्यादा सीरियसली लेंगे और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि ईरान और ओमान ने ये क्या कहते हैं इसका अपना एक मुआहदा कर लिया है, जिसके ऊपर वो एक एग्रीमेंट हो गई है कि अगले 60 दिन तक क्या उन्होंने कॉरिडोर्स अपना डिफ़ाइन किए हुए हैं, जो कि पहले से भी कॉरिडोर्स ऐसे ही डिफाइंड थे, और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़ीस नहीं होगी। लेकिन कमिंग बैक टू आपका जो अपना सवाल है कि ये जो बाकी ममालिक है इनका ये अलायंस में ज्वाइन करने के इम्कानात क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और क्या कहते हैं इनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तुर्किया के ताल्लुकात भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में
चल रहा है मामला। और इससे जिस तरीके से आप कथा कलामी की माजरत चाहता हूं एयर वाइस मार्शल साहब, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि अब इस मुआहदे से एक दूसरे का जो साजो सामान, फौजी साजो सामान, फॉर एग्जांपल F-35 है, टर्किया के पास है, मेरे पास F-16 है, ये एक दूसरे का सामान भी बाज़ाब्ता इस्तेमाल होता है इन जैसे मुआहदों में। ये क्या होता है एयर वाइस मार्शल साहब? जी शहजाद, जब आपको कह दिया गया है, जब मुआहदे में लिख दिया गया है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि दूसरे मुल्क के ऊपर हमला हुआ, यानी अगर पाकिस्तान पे कुछ होता है तो सऊदी अरेबिया और तुर्किया दोनों ये तसव्वुर करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया। अब ये सिर्फ इस तरह के मुआहिदों में ये आपकी क्या कहते हैं जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी क्या कहते हैं शेयर की जाती है। ठीक है, अभी किस हद तक शेयर की गई है इस वक्त मेरे पास डिस्क्लोज करने के लिए वो ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, लेकिन अगर आप नेट पे देखेंगे, अगर आप नेट अब तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी आपका फोर्सेस हैं जो कि एडिशनल फोर्सेस हैं जो कि क्या कहते हैं शायद सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए जा चुके हुए हैं। इसी तरीके से तुर्किया भी अगर ये इस मुआहदे का हिस्सा बनता है तो ये इसको क्या कहते हैं, इट्स अंडरस्टूड, इट्स अ गिवन कि जी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी को डिप्लॉय की जाएगी। उनकी कैपेबिलिटी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनकी कैपेबिलिटी को भी डिप्लॉय की जाएगी। तो रीजन के जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो समझते हैं कि वो स्टाइल अपना कोई इंटेंशंस रखते हैं, तो उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ को जब मिलाते हैं तो ये बहुत बड़ी मिलिट्री पावर और फोर्स बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द कंट्रीज इन द रीजन कि जी ये अभी आप इसको ये सारा सिलसिला जो इस वक्त डिस्टर्बेंस हुई हुई है रीजन के अंदर, इंस्टेबिलिटी जो हुई हुई रीजन को, इसको वापस स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएँ। क्योंकि होतीज़ अगर समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं सऊदीज़ के साथ, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। छोटा मोटा अटैक कर लिया तो ठीक है, लेकिन अब जो है विद दिस काइंड ऑफ अ डिफेंस अग्रीमेंट बिटवीन अपना क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया, ये कोई होतीज़ हो या कोई और फोर्स हो कोशिश करेगा डिस्टेबलाइज करने की, तो ये अब मुमकिन नहीं है बिल्कुल। ये एक पावर के तौर पे ये तीनों ममालिक जो हैं वो एक होके अब जो इन फोर्सेस का मुकाबला कर सकती हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर डिफेंस एग्रीमेंट। एब्सोल्युटली, वी ऑल अग्री। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये बात तो हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस हिस्ट्री में आज का दिन सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा। जैसे आपने कहा और दीगर ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है क्या ये दीगर ममालिक सिर्फ मुस्लिम ममालिक होंगे, और अगर ऐसा होगा तो ये इसराइल और अमेरिका के लिए थ्रेट कंसिडर किया जाएगा, तो वो कैसे इसको देखते हैं? देखें, सिंपली ये मुस्लिम ममालिक का ही होगा, और देखें अमेरिका तो इसको इंडोर्स करेगा बल्कि इनकरेज करेगा, क्योंकि अमेरिका इज लिविंग मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में स्पेशली। आप देखें ना MOU में भी दिस अंडरस्टैंडिंग की वो तो पहले भी था कि 30 डेज के अंदर दे विल स्टार्ट लिविंग दी बेसिस। वो ऑलरेडी देखे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था बहुत सारे। हमने रिसेंट जो आपने देखा जॉर्डन में क्यों स्ट्राइक्स हो रहे थे, अल ज़रक या दूसरे टावर 22 था या किंग फैसल एयर बेस पे, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने यहाँ से F-35 थे या ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से दूसरे सामान थे वो जॉर्डन शिफ्ट कर दिए। वहाँ से सब सिक्योरिटी दे आर शिफ्टिंग टू इजराइल है। कल हो सकता है कि अफ्रीका के किसी मुल्क में या साइप्रस में कहीं पे ये बेसिस बना ले। लेकिन ये है कि हमने शुरू में ये बात माना था कि एट द कंक्लूजन ऑफ दिस वार द रीजन में रीशेप हो जाएगा, और रियलाइजेशन देखें GCC कंट्रीज में है कि उनकी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो गई हैं। जिस पेट्रोल डॉलर्स के बेसिस पे अमेरिका ने उनसे वादा किया था प्रोटेक्ट करने का, वो नहीं हो सका। सो देयरफॉर अब क्या थ्रेट है? अगर आप देखें ईरान और GCC कंट्रीज बैठ के अपने आप को चीज़ें सेटल कर, नो डिस्प्यूट, और वो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है, ट्रेड को डेवलप करना है, गैस को आपने निकालना है, आपने इसके अलावा ऑयल है या आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं या दूसरे बहुत सारे गैर अर्थ बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिडिल ईस्ट से जाती हैं, तो उसके लिए पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए। और आप देखें कि ऑलरेडी GCC कंट्रीज का मानना है सब दे आर इन कॉन्टेक्ट विद दी ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं। यकीनन इसराइल के लिए एक मैसेज इसमें है,
अगर आपकी जो डिज़ाइन से आप फर्दर एक्सपेंड कर रहे, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, एक्सपेंशन के डिज़ाइन से ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी, और जिस तरीके से आपने देखा कि वो गोलान हाइट्स के अंदर आके मज़ीद इलाके ऑक्यूपाई करके बैठा है, साउथ लेबनान से निकल नहीं रहा है, गजा की सूरत हाल हमारे सामने है, सोमाली लैंड में वो आके उसने अपनी एम्बेसी बना ली है। सो एक इमर्जिंग थ्रेट था, और कतर में हमने देखा जब उसने वहाँ पे मिसाइल स्ट्राइक्स किए। सो एक डेटरेंस है, डेटरेंस से क्या होगा, यू विल प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। सो मेरा ख्याल में इसराइल के लिए यकीनन एक मैसेज है, बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए ये है कि जिस तरह मैंने कहा इट इज़ प्योरली डिफेंसिव इन नेचर है, नॉन एग्रेशन वाला है, लेकिन कोई एग्रेशन करेगा तो वाजे है, उनके लिए एक बड़ा वाजे मैसेज है कि ये तीनों ममालिक फिर इकट्ठे होकर उसका जवाब देंगे। अमेरिका की इंडोर्समेंट इस पे होगी क्योंकि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, और फिर आप देखें अमेरिका, तुर्किया जो है नेटो का मेंबर है, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि दुनिया में कि यूनिपोलर कंसेप्ट इज ओवर, इट इज़ नो यूनिपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका है, रशिया है, चाइना, तीन बड़ी ताकतें हैं, उनसे मिडिल पावर्स आ गए हैं। सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मिडिल पावर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं हमेशा कहता हूँ, वन इज़ योर लीडरशिप जो फैसला साजी करती है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सेंसिटिविटी जो है, लीडरशिप की सेंसिटिविटी है, वो मैटर करती है। और आप देखें कि पाकिस्तान ने वो एक तारीख रकम कर दी है कि जिस तरीके से ये ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते एक शार्प सा सवाल और शार्प सा जवाब दे दीजिएगा। आपकी बातों से मुझे जो समझ आई है, मुझे तो फिर ये समझ आई है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट से रवानगी का ये पहला इशारा आ चुका है। एग्री है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, ऑलरेडी वो उन्होंने ड्रा डाउन की तरफ जा रहे हैं, और लेकिन बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो जैसे निकलेंगे पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट है वो गिर जाएगा, क्योंकि फिर तेल जो है मकामी करेंसी में फरोख्त होना शुरू होगा, युआन में चला जाएगा, तो इसलिए अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। बट ग्रेजुअली दे आर लिविंग वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट से वो निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वंस अगेन पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर तारीख रकम कर दी है, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। ये है फेस टू फेस, और जनाब 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। आज हम इस खुशखबरी को, इस मोमेंट को अपने शो पे डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस मुआहिदा तय पा चुका है। बहुत सारी आप ये समझें कि पाकिस्तान के लिए इट्स अ ग्रेट न्यूज़, लेकिन साथ ही साथ अब आवाम ये सोच रही होगी कि इस मुआहिदे से क्या मईशत में भी बेहतरी आएगी कि नहीं। उसके लिए स्टूडियो में हम सब बहुत खुश हैं, और हमारे गेस्ट भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है इसार राना, तज़ियाकार ने, और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है रिजवान उर रहमान रजी साहब, जो कि यूट्यूबर हैं, तज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के दिन शो में मौजूद होने के लिए। और बात हो रही है डिफेंस मुआहिदे की। जी रजी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा। हम सब बहुत खुश हैं, मुआहिदा हो चुका है, सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान अब एक हैं, लेकिन अवाम ये जानना चाहती है क्या मईशत में भी बेहतरी आएगी कि नहीं। एक तो आप बुरी बुरी बातें पहले सुनना शुरू कर देते हैं ना, वो नहीं, पहले अच्छी अच्छी बातें सुने। देखिए, ये चार पहलू जो मैंने फौरी तौर पे ये मुआहिदा होने की इतला सुनने के बाद निकाले हैं, इसके अंदर जो दर्ज हैं वो ये है कि अस्करी तरबियत, अस्करी सलाहियत, या इसे दिफाई सलाहियत भी कह लें, दिफाई तरबियत, दिफाई सलाहियत, और असला साजी और असला साजी की सलाहियत जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शामिल है। पाकिस्तान की जो अस्करी तरबियत है वो इस वक्त दुनिया की टॉप 4 अदारों के अंदर शुमार होती है। मतलब इसराइल का एयरफोर्स चीफ भी अगर ये कहता है कि अगर हमसे भी ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट एयरफोर्स इस दुनिया में या इस कुर्रा अर्ज में मौजूद है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो इसका, और ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसराइलियों की तरबियत अमेरिकन से बहुत सख्त होती है और वो पाकिस्तान एयरफोर्स को आइडलाइज करता है। तो इससे आप हमारी अस्करी तरबियत और उसके मयार का अंदाजा कर लीजिए। दूसरी है अस्करी सलाहियत, यानी कि दिफा की सलाहियत जो है, डिफेंस की सलाहियत।
डिफेंस की सलाहियत का इजहार पाकिस्तान ने पिछले साल मई की जंग के अंदर 2025 में कर दिया था, दुनिया को दिखा दिया था। और पाकिस्तान ने मतलब कि हमले की सलाहियत भी दिखाई और दूसरी तरफ दिफा की सलाहियत भी अपनी दिखाई। अब आ रही है असला साजी की तरफ। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी की रोजमर्रा जरूरियात का गोला बारूद तैयार करने की सलाहियत रखती है, बल्कि मिलियन ऑफ डॉलर का हर साल एक्सपोर्ट भी करती है। और असला साजी ज़ाहिर के वो इस तरह के मामलात में सऊदी अरब खुद कफील होना चाहेगा। असला साजी में तुर्की पाकिस्तान से आगे है। लेकिन इसमें जो एक खास बात है कि इन तीनों ममालिक के अंदर अगर किसी मुल्क के पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डेटरेंट है तो वो पाकिस्तान है। और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की इस मुआहदे में मौजूदगी इस मुआहदे को तरावट बख्शती है, मजबूती बख्शती है। लेकिन ये तमाम चीजें अपनी जगह के ऊपर इस दफाई मुआहदे का मईशत के ऊपर कोई अच्छा असर पड़ने का इम्कान जो है वो हो सकता है, कहीं मौजूद हो। लेकिन देखिए, दिफा ने एक साइड पे चलना है, उसके मतवाजी तौर पे चलना है सनत ने, ताजर ने। तो ताजर तो आपका इकट्ठा हो गया, कहता है जी मुझे 34 सूबे बना के दे इस मुल्क के। जो एक्सपोर्टर है, जो ट्रेडर है, वो तो जनाब इकट्ठे होकर आपको ये कहता है 8 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी वहीं पे खड़ी हुई है, जबकि आपको और मुझे पी कार्स में 60 रुपए फी यूनिट मिल रहा हो, उस वक्त सनत को 8 रुपए फी यूनिट मिल रहा है। तो अगर इसके बावजूद उनसे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है कि वो ये काम करने को राजी नहीं है। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो मईशत की हालत नहीं सुधरेगी, आपकी और मेरी हालत नहीं सुधरेगी। और जो रोजगार पे लगे हुए हैं हमारे इसहार राणा साहब जैसे, इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए इकोनॉमी के ऊपर तभी बेहतरी आएगी जब बिजनेसमैन या ट्रेडर्स के ऊपर रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करे। इंतहाई काबिल एहतराम रिजवान भाई, आप यहाँ तक दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम आपसे एग्री हैं, एसआर राणा भाई से भी ये जानते हैं। लेकिन एक शार्प सा एक सवाल कीजिए, जवाब दीजिएगा। आज बहुत खुशी का मौका है और इस मौके को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एक पर हमला, तीनों पर हमला, यानी सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान अब यकजान हो चुके हैं। इस मौके पर वो कहाँ गई वो बातें, वो सफ़े फट के। मैं तो देख रहा हूँ खाना काबा में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब का बाजू पकड़कर ऊपर लेके जा रहे हैं। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की फजान मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ है कि जनाब हवाओं का रुख तब्दील हो गया, जनाब ये हो गया, वो हो गया। कुछ ज़रा शार्प सा जवाब देना पसंद करेंगे रजी साहब? जी, सफ़ा अपनी जगह के ऊपर बरकरार है। और खाना काबा के सीढ़ियों से, जो कि दरवाजा खाना काबा के अंदर जाता है, वहां से ये विजुअल जिनका आपने तज़किरा किया वो हम तक पहुंचे हैं। इसके बाद तो फिर मजीद तबसरे की गुंजाइश नहीं रह जाती। सर दुरुस्त फरमा रहे हैं एसआर भाई, तबसरे की गुंजाइश नहीं रहती, रिजवान भाई कहते हैं। यही सवाल आपसे कि पिछले कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अस्करी कामयाबी हासिल की। हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान एक शानदार सालिसी दी। और ये जब भी मुआहिदा होगा वो इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब हमने ये इतना बड़ा एक और कारनामा अंजाम दे दिया है जिसमें हमने 3 मुल्कों का दिफाई मुआहिदा किया। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे कायम है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमने अस्करी कामयाबियाँ हासिल की हैं और इसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल साहब को जाता है। हमने सियासी कामयाबियां क्या हासिल की, इस सियासी हुकूमत ने अवाम को क्या दिया है? ये तो अस्करी कामयाबियां हैं फील्ड मार्शल की। उन्होंने जनाब इंडिया को रहा, उन्होंने ये मुआहिदा कर दिया असले का, अब हम क्या नाम है मिल के वो बनाएंगे, अब एक दूसरे को वो तरबियत एक साथ देंगे। तो ये तो सारा अस्करी कामयाबी है। हमारी सियासी हुकूमत की कामयाबी क्या है, सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब हर दफ़ा एक टाई नहीं बांध के या कोट नया पहन के और वो जाके वहाँ पे दस्तखत कर देते हैं। क्या कामयाबी हासिल की? आम आदमी, एक मिनट, एक जुमला, आम आदमी जो है वो तो ये सवाल करता है कि भाई मेरी जिंदगी में क्या इनकलाब आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं रजी साहब। जो एसआर भाई ने बात की है, आवाम यही कह रही है, रोटी कपड़ा और मकाम, भुट्टो साहब जिंदाबाद का नारा बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने कहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मौशत से ज़्यादा, रोटी से ज़्यादा दिफा ज़रूरी है, या फिर एसआर भाई से आप एग्री हैं रजी साहब?
देखिए पाकिस्तान किस कदर अमीर हो चुका है, 3 जहाज गए हैं पाकिस्तान से इस मुआहदे को साइन करने के लिए। यकीनन मईशत बेहतर हो चुकी होगी, इसीलिए देखें ना इतना खर्चा कर रहे हैं, वरना एक रात बैठ भी जा सकते थे। रजी बिल्कुल सही कहा आपने, रजी साहब। रजी बहुत शरारती है और इसकी बारीकियां जो है ना कोई समझे ना समझे, मैं जरूर समझता हूं। इज़हार साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान, मैं पहले भी आपको कहता था नो बॉल ना करे, क्रीज से पैर ना निकाले, आपको बहुत तेज गेंद कराने का शौक है, लेकिन बहुत फास्ट बॉलिंग का शौक अभी है। दोनों बॉल कोर्ट में ही है, लेकिन ये बॉल मैं आपकी तरफ जरूर भेजना चाहूंगी इज़हार साहब कि इस वक्त दुनिया जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ग्रोथ की तारीफ कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। और नहीं, मैं आप अग्री करते हैं कि कोलैप्स कर चुका है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना पहले भट्ट साहब की एक बात का जवाब दूंगा। ये कहते हैं कि उस रियासतें रोटी नहीं बचाती दिफा बचाता, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, रूस के पास मिसाइल भी थे, रूस के पास एटमी टेक्नोलॉजी भी थी, रूस के पास सब कुछ था और टूट गया था क्योंकि वो रोटी नहीं दे सका था लोगों को। रियासतें रोटी से चलती हैं क्योंकि रियासत की जो इकाई है वो आम आदमी है। आम आदमी की जिंदगी में इनकलाब रियासत के अंदर इनकलाब कहलाता है। आप मौजे दरिया में पर बैरून दरिया कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके असरात इंशाअल्लाह ताला आम आदमी तक भी पहुंचेंगे। जी मैं रजी भाई आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, इज़हार भाई ने जो फरमाया काबिल एहतराम है, सीनियर आदमी है, लेकिन एक जमाना था, वो माजी की बातें हैं जब रोटी पहली चीज थी। अब मेरे ख्याल के मुताबिक मैं फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराता हूं, रोटी बहुत जरूरी है लेकिन दिफा पहले जरूरी है। दिफा के बगैर आपका मुल्क जो है वो आगे नहीं जा सकता। रजी भाई आप कुछ फरमा रहे हैं, फरमाएं। देखिए इज़हार राना से मैंने उधार लेना था तो मैं उधार वापस मांगने गया तो इज़हार राना ने मुझे दिखाया कि इसने घर के शहर के अंदर ना एक कीकर का दरख्त लगाया, तो कहने लगे कि बस आपके पैसे वापस दे दूंगा। मैंने कहा ये कैसे आप पैसे मेरे वापस दे देंगे? कहने लगे ये कीकर का दरख्त उगेगा, जब उगेगा तो इसकी टहनियां जो है वो सड़क पे जाएंगी, सड़क से गुजरती है ये अपना रुई वाली ट्रालियां, तो जब रुई वाली ट्रालियां गुजरेगी तो ये जो कीकर के कांटे होंगे उनमें रुई फंस जाया करेगी, फिर मैं वो रुई उतार दूंगा और इकट्ठी करके बेच दूंगा और फिर आपका मैं उधार दे दूंगा। ये इज़हार राना जो कह रहा है कि वहां तक इसके साथ पहुंचेंगे, ये बिल्कुल इस फार्मूले के तहत पहुंचेंगे। ये इज़हार राना की बातों में ना आइएगा। आपकी इकोनॉमी को, आपकी ट्रेड को सेपरेटली इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। देखिए चाइना आके आपको कहता है कि लुट लो जो कुछ लुटना है, और हम जाके ये वहां से मोबाइल उठा के ले आते हैं सस्ता, वहां से मिलता है 8,000 का, हम यहाँ पे आके 80,000 का बेचता है हमारा ट्रेडर अपने प्रॉफिट के ऊपर, अन्य प्रॉफिट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता हमारा इंपोर्टर जो है। तो वो सूरत तो ये है। दूसरी बात ये है कि रूस के फिलोसोफर चेखोव ने लिखा था और वो बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में कोट किया जाता है कि किसी भी हुकूमत को पहली गाली जो है वो किचन से पड़ती है, बावर्ची खाने से पड़ती है। जब खातून के लिए बावर्ची खाना चलाना मुश्किल हो जाता है तो हुकूमत को पहली गाली पड़ती है, वो हुकूमत के डाउनफॉल की निशानी होती है। ऐसे दिन मुझे लगता है किचन से नहीं पै रही, गली मस्जिद से नहीं पै रही है। सर मईशत के हालात तब तक दुरुस्त तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मैं भी इस बात का हामी हूँ। मैक्रो लेवल के ऊपर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताऊंगा कि हमने मैक्रो लेवल के ऊपर क्या हासिल किया है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हमने 350 से 4.5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हासिल किया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। हमने अपने सस्ते कर्जे उतारे हैं, लेकिन क्या सस्ते कर्जों का असर जो है वो आम आदमी तक पहुंचा? इस खित्ते के अंदर कौन सा मुल्क है जिसने ये रोजाना कीमतों में इजाफे और कमी का तमाशा लगाया हो जो हमने लगाया हुआ है? हाँ, जो रोजाना कमी बेशी करते हैं उनके यहाँ ये निजाम राइट है कई दिहाइयों से। सर उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान ये तमाशा नहीं लगाया, और जब बढ़ना हो तो फौरन बढ़ा देते हैं, जब कम होना हो तो वो जो लेवी है वो लगा देते हैं कौम को,
ਕੌਮ ਨੇ ਲੇਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਵੀ ਲਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ना। रजी भाई आप ठीक कह रहे हैं। एसआर भाई के साथ मेरा ख्याल है आपका लास्ट प्रोग्राम एसआर भाई के साथ ही हुआ था और काफ़ी देर के बाद आज फिर आप एसआर साहब से ही अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, लेकिन इस सवाल से पहले मैं एक एसआर भाई से सवाल करना चाहता हूं। ये सूबों के हवाले से ज़रा एसआर भाई बताएं कि ये सूबों वाली बात मेरे ख्याल में आईनी तौर पर आइन में लिखा है, बनने चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन शायद आकर थोड़ा सा जो मसला ख़राब हुआ है कि वो गवर्नमेंट क्लैप्स वाली बात अगर ना आती तो सूबों वाली बात पर आप मुतफिक हैं फिर एसआर भाई? पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, 4 दफ़ा आइन टूट सकता है। तो आइन के अंदर ये भी लिखा था 90 दिन में इंतखाबात हुए, तो आपने नहीं कराए थे। आइन में तो ये भी लिखा हुआ था कि निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। पंजाब में आपने नकवी साहब ने 6-7 माह मेरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इतना किया। विफाक के अंदर आपके वज़ीर आज़म ने किया। आइन क्या है, कौन से आइन की बात करते हैं? आइन तो ये कहता है कि पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उनकी खुराक, उनके फ्यूचर, उनकी तालीम का जिम्मेदार रियासत है। तो कौन से आइन की बात करते हैं जिस आइन में ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो शरीयत मोहम्मदी के तहत चलेगा और कारोबार आप सूद में करते। आइन में लिखा है कि उर्दू कौमी ज़बान। आप आइन को छोड़कर अपनी राय दें, क्या सूबे बनने चाहिए? आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं? आइन में तो लिखा है कि आपकी कौमी ज़बान उर्दू होगी, लेकिन आइन इंग्लिश में लिखा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कितने 2 नंबर लोग हैं। और आ जाए सूबों की तरफ, तो क्या क़यामत आ जाएगी अगर सूबे बन जाएंगे, सिवाय इसके कि कुछ ख़ानदानों की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, नए चेहरे आ जाएंगे, उनकी बादशाहत को चैलेंज हो जाएगा। वो जो एक अरसे से पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, 2 सूबों के ऊपर बैठ के उनकी वो ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी। और क्या होगा? और लोगों को अगर डोर स्टेप के ऊपर उनको उनके मसाइल हल होने लग जाए तो क्या बुराई है इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? और रही बात ये कि उसे आईनी प्रोसेस से होना चाहिए, तो डेफिनेटली आईनी प्रोसेस से ही होगा। अगर कुछ होगा उसके बगैर नहीं होगा। तो फिर क्या लड़ाई है रजी भाई? फिर क्या गवर्नमेंट क्लैप्स कर रही है? आपका वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं और उसके बाद सूबों की बात पर एग्री या डिसएग्री, आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए, वजीर साहब ने तो अपने बयान से रजू कर लिया है ना। उन्होंने कहा पार्टी यही चलेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि आइन के अंदर जो तरीका दिया गया है ये बहुत अच्छी मतलब फिलोसफिकल बात की है मेरे भाई ने। एक तो उन्होंने सूबों की मुखालफत भी कर दी है, क्योंकि सूबे बनाने के लिए जो साथ में मिर्च मसाला या दौरी डंडा जो आया है उसके मुताबिक आइन के अंदर अगर कोई रास्ता ना निकला तो रेफरेंडम भी करवाया जा सकता है। और रेफरेंडम चारों सूबों में 4 रेफरेंडम होंगे, सुन लीजिए, और उन लोगों से भी राय ली जा सकती है। और रेफरेंडम की एक तारीख रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो इन्होंने कहा है कि चंद खानदानों की इजारादारी खत्म होगी, तो फिर कौन लोग से खानदान आएंगे? यही मखदूम आएंगे, यही गिलानी आएंगे, ठीक है, यही पगाड़े आएंगे, फिर राणे आएंगे। कौन आएगा भाई? राणे नहीं, राणा साहब थी मेरी बारी में, हमारी अगली नस्ल की बारी आइंदा कहीं दूर दूर तक नहीं आनी ना। बट सब आपके साहबजादे की आनी है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ बाहर की यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन की डिग्री लेके मल्टीनेशनल में जॉब करनी है। बिल्कुल रजी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेगमेंट जो है उसको हमने रैप अप करना है। एक आखिरी सवाल मैं एसआर साहब से पूछना चाहूँगी। अच्छा देखें, ये डिफेंस मुआहिदा अचानक से होता है, तो क्या हम ये समझें कि अमेरिका और ईरान की जंग रुक रही है या बढ़ रही है? और अगर रुक रही है तो क्या पाकिस्तान जो है ईरान से डायरेक्ट पेट्रोल खरीद पाएगा कि नहीं? मेरा ख्याल है कि ये तो पाकिस्तान को अब अमेरिका से बात करनी चाहिए। हमने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया है, अमेरिका के लिए हमने सालसी की है। अब हमारे लिए इतना कर दें यार, हमारे लिए भी आसान कर दे। सारी नवाजिशें इंडिया पे करनी है जाके, हमसे सिर्फ उन्होंने काम करने और डू मोर्स ही कहते रहना है। हमारी ज़िंदगी, हमारे अवाम की ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आ सकता। रजी भाई, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहता हूं, लेकिन उससे कबल एसआर भाई ये ज़रूर बता दीजिएगा कि वो 2 मोबाइल चोरी करके डॉक्टर साहब बाहर भाग गए हैं, बानी चेयरमैन का, वो शफी जान ये फिक्रा कह रहा है, वो बात ठीक है? कोई खबर है आपके पास? ये तो उसका जवाब वो गिल साहब भी देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं वो तो इश्क़ इमरान का दावा करके आए थे।
उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए तारा रम पम पम कभी खुशी कभी गम के क्या नाम है टिकटॉक बनाएंगे। जवाब तो उन्होंने देना है कि वो तो ये कसम खा के आए थे कि हम इश्क इमरान में मारे जाएंगे। ये हेलीकॉप्टरों और गाड़ियों के इश्क में कब वो मुब्तला हो गए, ये तो उन्होंने जवाब देना है, या गिल साहब देंगे इस बात का। जी रजी भाई, एक ईरान का डेलीगेशन अभी कल ही वापस गया है। वो पाकिस्तान के अंदर अपना LNG का एक रिजर्वायर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर ईरान पैसे भी लगाए। अगर LNG आ सकती है तो पेट्रोल भी आ सकता है, अगर LNG आ सकती है तो गैस भी आ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान से बेशतर LNG जो आ रही है वो ईरान की आ रही है। अगर वो अनऑफिशियल तरीके से आ रही है या आप उसे स्मगल कह दें वो भी आती है, लेकिन अगर वही LNG इंपोर्ट होना शुरू हो जाती है और रेगुलेटेड सेक्टर में आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, गैस की पाइपलाइन हमारी दोनों ममालिक की एग्रीड है और अगर उस मुआहदे के ऊपर नजरसानी हो सके तो करने के बाद उसको भी हमें एक्टिवेट करना चाहिए। नंबर 3, ईरान का तेल कभी पाकिस्तान की रिफाइनरीज ने रिफाइन किया नहीं है और अभी अगर वो हो जाता है आता है, पाकिस्तान की रिफाइनरियां मज़ामत करती हैं जिस तरह उन्होंने रूस के तेल की मज़ामत की थी, तो वो हमारे लिए शायद इतना फायदेमंद ना हो सके जितना हमारे लिए उनकी जो LPG है, ईरान की LPG हमारे लिए ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। आप देखिए 250 रुपया किलो का उसका रेट है, इस वक्त मार्केट में जाके पता करें 400 रुपया है, 400 रुपए किलो पे बिक रही है। और इससे भी बाद ममालिक में बाद जगहों के ऊपर छोटे शहरों में मैं कल गया हुआ था फैसलाबाद, तो वहां पे 450 रुपया रेट ले रहे थे भट्ट साहब। फिर उन्हें मेरा चेहरा देखे कि अच्छा तुसी गए, तो फिर उसने 400 रुपया लगा लिया। आप इससे अंदाजा करें कि किस कदर मार्जिन कमाया जा रहा है उसके ऊपर, और किसी तरह की और किसी दूसरी फोर्स की उस पर नजर नहीं पड़ रही। लेकिन हमें ईरान के साथ अपनी ईंधन की जरूरियात जो हैं उनको जरूर डिस्कस भी करना चाहिए। ईरान भी तैयार होगा और ईरान राजी है, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी। अगर कतर जो है वो ईरान के तेल की फील्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है उस वक्त जब अरबियों की और ईरान की 57 थी, तो हमारे अंदर ईरान क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो इसलिए ये वक्त कल आया हुआ था और उसकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, वो भी मुलाहिजा कर लीजिएगा। उसमें काफी ज्यादा उम्मीदों के जो है वो गार्डन उगाए गए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रजी साहब, थैंक यू सो मच इसाज साहब। जी हाँ एवरीवन, ये था आज का हमारा शो। इट्स अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। डिप्लोमेसी की एक तरह की जीत हुई है पाकिस्तान के लिए। दिस वॉज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।